वेरी वार्म वेलकम जी। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर बड़ी ड्रामाई समाअत हुई और मामला जो है वो जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी और जस्टिस याजुल हसन साहब ने सीसीपी और लाहौर डोगर साहब के मामले को लेकर जो एक दरख्वास्त दी थी चीफ जस्टिस साहब को कि देखा जाए कि इलेक्शंस जो हैं उनको 90 रोज़ के अंदर किस तरह कराया जाए और कौन सी अथॉरिटीज़ को कराएगी। इस मामले को लेकर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत थी। चीफ जस्टिस अता बंदयाल साहब जो हैं उन्होंने 9 रुकनी बेंच बनाया हुआ था और वो आज ड्रामाई सूरत हाल इसलिए थी कि एक तो पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से एतराज़ात उठ रहे थे बेंच के ऊपर इस खुद नोटिस के ऊपर, और ऑब्वियसली हुकूमत की तरफ से तो हो ही रहे हैं, उनका तो अपना एक एजेंडा हो सकता है। लेकिन दो जजेस जो हैं ऑनरेबल जजेस बेंच के जो आज समाअत कर रहे थे, उन्होंने भी जो है वो ये इशू खड़ा कर दिया कि क्या ये खुद नोटिस बनता भी है या नहीं बनता। और फिर वहाँ पे ऑडियो लीक्स की बात हुई, फिर जज साहब की एक बात हुई कि बेंच में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें जो है इसने इस वक्त जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस चल रहा है उसको निकालने के लिए जो बेंच बनाया गया है उसने उसको मज़ीद जो है एक अजीब सा रंग दे दिया, क्योंकि ये फैसला जब जो भी आएगा इसको शक से बालातर होना चाहिए, इसको कंट्रोवर्सी से बालातर होना चाहिए, ताकि पाकिस्तान की कौम जो है जब इलेक्शन में जाए इस फैसले के बाद तो वो इलेक्शन जो है उसके ऊपर भी जो है वो किसी किस्म का कोई धब्बा या किसी किस्म की कोई कंट्रोवर्सी का साया ना आए। अब ये सारा मामला शुरू हुआ है गवर्नर पंजाब और इलेक्शन कमीशन की वजह से कि बादियों नज़र में समझा ही जाता था कि जब वज़ीर आला पंजाब असम्बली को डिज़ोल्व कर दें तो उसके बाद जो है 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन होगा उनकी एडवाइस पे, और उसके बाद गवर्नर पंजाब जो है वो सारे अरेंजमेंट्स करेंगे या वो अनाउंस करेंगे 90 डेज़, और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है वो उसका अरेंजमेंट करेगा। अब गवर्नर पंजाब जो है वलीउर रहमान साहब, उन्होंने एक यूनिक सिचुएशन पोजीशन ली। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को रेफ़र किया, उन्होंने कहा कि मैं उस सूरत में इलेक्शंस की डेट दे सकता हूँ अगर असम्बली टूटने की समरी के ऊपर जो है मैंने दस्तखत किए हूँ। मैंने कोई की नहीं, वज़ीर आला पंजाब ने जो है वो कर दी, 48 घंटे में खुद ब खुद पंजाब असम्बली टूट गई, तो मैं तो अब इसमें मजाज ही नहीं हूँ। मामला लाहौर हाई कोर्ट में गया, लाहौर हाई कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहा कि आप गवर्नर साहब से जो है वो मुशावरत करें। इलेक्शन कमीशन ने मुशावरत की, मामला खुल नहीं सका, वो क्लियर नहीं हो सका। 90 दिन में इलेक्शन होने हैं, ये दस्तूर कहता है, अनलेस के आज सुप्रीम कोर्ट की समाअत के फैसले के बाद कोई और इंटरप्रटेशन आ जाए। लेकिन इस सारा मामला जो है उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है, या जो बिल्कुल बीच में शख्सियत जो दरमियान में है, जिनके हाथ में बहुत से लोगों के नज़दीक जो है फैसला है पंजाब में इलेक्शन का, वो है गवर्नर पंजाब। आज हमारे साथ मौजूद है गवर्नर साहब। ये जो सारा मामला हुआ है, आपने सोचा था कि बड़ी पुरसकून जॉब होती है ना गवर्नर की, तो आप एक आईनी किरदार अदा कर रहे होते हैं, लेकिन अब जब से ये असम्बली टूटी मेरे ख्याल से जिम्मेदारियाँ भी आप पे पड़ गई पंजाब की ज़्यादा। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आया है इसके अंदर अगर ये मामला आप रफा दफा कर सकते हैं, अगर आज भी आप कह दें कि जी मैं फ़लाँ डेट को, जिस तरह प्रेसिडेंट ने भी कह दिया 9 अप्रैल को इलेक्शन कराएं, आप कह दें कि मैं करा दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सबसे पहले तो कामरान शाह साहब गवर्नर हाउस में खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। बहुत खुशी हुई आप तशरीफ़ लाए। आपका जो सवाल है और जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें बहुत ही अच्छा होता कि मेरे पास आज भी इख्तियार होता कि मैं कोई तारीख दूं, लेकिन आपको पता है कि जब पीटीआई ने फ़ैसला किया कि हमने वक्त से पहले अपनी असम्बली तोड़नी है जी, तो उस वक्त भी मैंने अपना जहन बताया लोगों को और मैंने कहा कि अगर मैं तोड़ूं भी सही तो मेरे लिए बहुत मुश्किल फ़ैसला होगा, क्योंकि जमहूरियत पसंद इंसान वक्त से पहले असम्बली तोड़ना जो है वो उसको पसंद नहीं करता। और मैंने ये भी कहा कि अगर तोड़नी भी पड़ी तो बहुत बोझल दिल से करूँगा। तो हमने जब आइन और कानून का उस वक्त जायज़ा लिया तो उसमें देखिए गवर्नर के जो इख्तियारात हैं वो 3 किस्म के हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें ऑन द एडवाइस ऑफ गवर्नर को, ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर गवर्नर को करनी होती है, वहीं से आती हैं। कुछ कॉसाइड जुडिशल पावर्स होती हैं और कुछ ऐसे रोल हैं जो अदा करने होते हैं वक्त पे, यानी किसी का हल्फ लेना, चीफ मिनिस्टर का हल्फ लेना, कैबिनेट का हल्फ लेना, बाकी चीज़ें। तो ये जो काम था जिसमें असम्बली तोड़ने का जब कहा गया, जो कि मैं समझता हूँ कि एक नापसंदीदा काम था, जी, जी। और जब हमने देखा तो हमने देखा कि हमें आइन गवर्नर को पाबंद नहीं बना रहा। आइन ये कह रहा है, बड़ी वाज़ेह आइन में वजाहत के साथ लिखा हुआ है कि अगर गवर्नर तोड़ दे तो जिस लम्हे वो ऑर्डर निकालेगा वो टूट जाएंगी, वरना चीफ मिनिस्टर की एडवाइस के 48 घंटे के बाद आज खुद असम्बलियाँ टूट जाएंगी। तो उस वक्त मैंने फ़ैसला ये किया कि ये एक ऐसा नापसंदीदा काम है, अगर मैं आज 1.5 दिन पूरा मुताला करने के बाद 48 घंटे ख़त्म होने से 2 घंटे पहले मैं तोड़ भी दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने लगा, 2 घंटे बाद भी वो टूट जाएगा। लेकिन वो हमें इसके साथ एक और चीज़ भी आई कि जब आप असम्बली ना तोड़ें तो आप अपना इख्तियार खो देते हैं तारीख देने का।
तो गुल आज साहब, अगर ये आपने प्ली लिया, जी। बिल्कुल मैं जो मैंने भी बताया, लेकिन अब मसला ये है कि कोई तो फैसला करेगा ना। ये तो अब इस तरह के पाकिस्तान की किश्ती जो है वो एक चल रही है, मल्लाह के बगैर चली जा रही है, कभी तूफान इधर लेके जा रहा है, कभी तूफान उधर लेके जा रहा है। आपके लीगल माइंड के हिसाब से, आप एक आईनी ओहदा है आपका, और आप ऑब्वियसली आप कॉन्स्टिट्यूशन को हम सबसे बेहतर समझते होंगे अपने ओहदे की वजह से भी। ये सिचुएशन हो जाए अगर, जो हो गई है कि चीफ मिनिस्टर ने अपना राइट इस्तेमाल किया, आपने साइन नहीं किया, असेंबली खुद ब खुद तहलील हो गई, अब कौन है आपके नज़दीक, चाहे आप फैसला नहीं करने के मिजाज आप करें, लेकिन आप क्या बताएंगे कौम को? आज के गवर्नर पंजाब क्या सोचते हैं, कौन 90 दिन में इलेक्शन करवाने का या इलेक्शन का डेट अनाउंस करने का मिजाज है आपके नज़दीक? देखिए, मैं इसके बारे में आपको बता सकता हूँ, लेकिन मैं इसलिए इस पे बताना नहीं चाहूँगा कि मामला जुडिशल इस वक्त सब छुपा जुडिस के रख रहे हैं आप इस नहीं बात नहीं को? अच्छा मामला सब जुडिस है ना। अच्छा। वहाँ पे मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय मौजूद है, और सुप्रीम कोर्ट में भी है मामला, लाहौर हाई कोर्ट में भी है मामला, वहाँ से फैसला आने दीजिए। एक चीज़ पे हम बड़ी क्लियर हैं, जिस पे हमने लिख के दिया। देखिए, कानून में भी जो इलेक्शंस एक्ट 2017 है, जी उसमें कहीं पे भी गवर्नर का नाम नहीं है। और इसी तरह और प्रेसिडेंट का भी रोल है, तो वो भी इस तरह है कि इलेक्शन कमीशन प्रेसिडेंट से जब मुशावरत करेगा तो फिर वो फाइनल फैसला देंगे। लेकिन आइन में भी ये है कि अगर गवर्नर तोड़े तो डेट दे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मैं बहरान लेकिन में लेकिन सर, बहरान तो आ गया ना आपके नज़दीक। अब आप इलेक्शन कमीशन करा सकता है, अनाउंस कर सकता है डेट आपके नज़दीक। देखिए, मैंने ये तो हम आपसे तो इस वक्त एक बात डिस्कशन कर रहे हैं आपस में, मैंने तो आपसे पहले अर्ज़ वो किया बाइंडिंग नहीं कि होगा जो आप कहेंगे। मैं एक चीज़ आपको वजाहत से कह सकता हूँ अपना माइंड के, जी इस वक्त गवर्नर के इख्तियार में नहीं है आइनी तौर पे। और दूसरी चीज़ मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि ये बहरान जो है ना, ये इसलिए नहीं है कि कोई डेट दे रहा है या नहीं दे रहा। बहरान तो इसलिए है कि शायद एक पार्टी ये फैसला कर चुकी है कि हमने बहरानों को दस्तक देनी है। शायद एक पार्टी ये फैसला कर चुकी है कि हमने बार बार कौमी असम्बली से इस्तीफे दे के फिर खुद ही 19 सीटों पे 9 सीटों पे 19 सीटों पे 33 सीटों पे खुद इलेक्शन लड़ के, और फिर बार बार हमने उसको एक एक मजाक बनाना है, और हमने बार बार मुल्क को इलेक्शनों में रखना है। हमें पता है कि हम मुल्क एक एक पाई के लिए मोहताज है, ज़रूरी तरीन काम नहीं हो रहे, लेकिन मुल्क के अंदर अगर अक्टूबर में जनरल इलेक्शंस होने जा रहे जी। हैं, तो उससे चंद माह पहले, अब मतलब अक्टूबर को कितनी देर रह गई, आज जो इलेक्शन अनाउंस होगा वो आज से 2-2.5 महीने बाद अगर 90 डेज़ के अंदर होगा, तो वो उसके बाद चंद माह बाद जनरल इलेक्शंस होगा। तो जनरल इलेक्शंस में तमाम वो एक्सरसाइज दोबारा होगी कौमी असम्बली के तमाम इलेक्शंस के लिए। तो हमने चंद माह के लिए बार बार मुल्क को इलेक्शन की गिरदाब में रखना है। तो बहरानों की दस्तक तो कोई और दे रहा है, बहरान इस वजह से नहीं आ रहा, बहरान उन एक्शंस की वजह से आ रहा है। आप एक ग्राउंड रियलिटी की इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं खास जाविये से, मतलब उसमें आपसे डिसएग्रीमेंट भी हो सकता है, लेकिन आपका एक पॉइंट है। लेकिन अभी जो आर्टिकल 224 है जो कह रहा है कि जी व्हेन द नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली रिजॉल्व जनरल इलेक्शन ऑफ द टू द असेंबली शैल बी हेल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज आफ्टर डिसोल्यूशन। अब इसको किस तरह इग्नोर कर सकती है पाकिस्तानी आप कौम? मुझे ये बताइए जी कि खुदा न खास्ता एक सीट खाली हो जाती है, किसी का इंतकाल हो जाता है, या वहाँ पे कोई रिज़ाइन कर देता है, जी जी तो क्या उसके लिए गवर्नर उसके लिए टाइम देता है? इलेक्शन कमीशन देता है। देखिए ना, उसमें हर चीज़ का एक तरीक़ेकार मौजूद है, और इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि जी गवर्नर दे तो आगे इलेक्शन का टाइम हो। हम ये समझते हैं नहीं कि मैं ये इसमें नहीं अब कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ आप इससे तो इन प्रिंसिपल एग्री करते हैं ना? मैं आर्टिकल बिल्कुल, 224 देखिए, से 9 days में मैं इलेक्शन हो। आइन के एक एक चीज़ से एग्री करता हूँ, और मैं समझता हूँ कि बहैसियत सियासी कारकुन जमहूरियत में और आइन में ही मुल्क की बालादस्ती है, और आइन को इन लैटेंट स्पिरिट फॉलो करना चाहिए। लेकिन गैर मामूली सूरत हाल जब होती है, उसमें भी फिर पाकिस्तान की अंदर या कौमें जो हैं वो मिल बैठ के कोई फ़ैसला करती हैं, निकालती हैं। एक्सेप्शंस आर देयर। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा कि इलेक्शन लेट होने चाहिए, सर लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कभी हुए हैं लेट आइन के, आप देखिए 2007 में इलेक्शन होने थे, बेनज़ीर भुट्टो साहबा की शादी की वजह से 2008 में हो गए, चंद माह बाद हो गए, कोई क़यामत नहीं टूटी, बल्कि उस वक्त जो पूरे मुल्क में एक लहर आई थी, उससे कुछ बेहतरी आई बाद में 2008 के इलेक्शन होने में। कोविड के दौरान जो है इलेक्शन जब होने थे, आप एक्चुअली सर आप कह तो रहे हैं कि 90 डेज में आप पाबंद है कॉन्स्टिट्यूशन, आप ये कह रहे हैं, और ये बात सही है जो आप कह रहे हैं जी। लेकिन साथ जब आप अटैच करते हैं ना ग्राउंड रियलिटीज, आप कह रहे हैं पैसा नहीं है, ये नहीं, फिर तो सर हमारे पास तो पैसा कभी भी नहीं होगा। या आप ये कह रहे हैं कि साल में 2 इलेक्शन हम नहीं करा सकते, तो फिर ये सीधी सीधी बात है, कोर्ट में भी फिर यही प्ली लेगी गवर्नमेंट। देखिए, ये पैसों का मामला, सिक्योरिटी का मामला, जुडिशरी का मामला, ये गवर्नर के दायरा इख्तियार में तो नहीं है। गवर्नर के दायरा इख्तियार में जो है, अगर वो तोड़ता असेंबली ऑन दैट वाइस, तो वहाँ आइन कहता है कि डेट देनी थी, और आइन कहता है साथ ही केयर टेकर गवर्नमेंट बनानी थी, लेकिन वो बाद में बाद की क्लॉजेज में अमेंडमेंट्स में वो मामला ख़त्म कर दिया गया, तो वो इफेक्टिव नहीं है।
सर तो अगर वो डेट देने का मामला इख्तियार में था, बाकी सब चीज़ें तो ये हर कोई फेडरल गवर्नमेंट के मुतालिक है, कोई आर्म फोर्सेस से मुतालिक है, कोई जुडिशरी से मुतालिक इलेक्शन है, एक्ट और वो इलेक्शन एक्ट उसके लिए, इलेक्शन कमीशन उसके लिए इलेक्शन बताएगा एक्ट 2017 का सेक्शन 57 जो है वो ये कहता है, जिसके तहत प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने 9 अप्रैल की डेट दी है इलेक्शंस के लिए पंजाब के। तो विद इन 7 days ऑफ द अनाउंसमेंट अंडर सेक्शन 1 ऑफ द कमीशन शैल बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गजट जो है प्रेसिडेंट शैल अनाउंस द डेट और डेट्स ऑफ जनरल इलेक्शन। आपने इसको भी कंसिडर नहीं करते कि ये इस डेट पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए? चले आप कह रहे हैं कि आपका रोल नहीं था, इलेक्शन कमीशन कह रही है हमें तो पता ही कुछ नहीं है। अब जब प्रेसिडेंट ने इस मसले को हल कर दिया तो फिर तो आपने सर अपनी इंटेंशन दिखानी है ना, गुडविल दिखाने की, हाँ जी ठीक है चले प्रेसिडेंट जिम्मेदारी ले रहा है, वो बड़ा आईनी होता है तो हम करा देते हैं 9 अप्रैल को इलेक्शन। नहीं, इसमें हम पहले फैक्ट्स पे आते हैं और फिर Normal, कमेंट्स सर। पे आते हैं, ठीक। फैक्ट्स ये हैं कि अगर प्रेसिडेंट साहब ने डेट देनी है और इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कराना है, जी एज सच उसमें भी गवर्नर का कोई रोल नहीं आता। डेट वो देगा, इलेक्शन वो कराएगा, तो उसमें वो आप कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन का काम है सारा ये। ठीक है ना जी। अब इलेक्शन कमीशन ने ये देखना है कि उन्होंने इन कंसल्टेशन विद जो आप इलेक्शंस एक्ट लिखा हुआ है 2017 कमीशन से कंसल्टेशन होगी की जी। कंसल्टेशन है, कंसल्टेशन के क्यों फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या फ्रेमर्स ऑफ दिस एक्ट ने जो ये कानून साजी हुई है, जी। उन्होंने कंसल्टेशन का लफ्ज़ लिखा है। तो क्योंकि कंसल्टेशन लॉजिस्टिक्स उनके पास है ना। उसमें कहीं भी नहीं है कि सूबाई जनरल इलेक्शंस के लिए गवर्नर से कंसल्टेशन करे। आप पढ़िए पूरा इलेक्शन एक्ट 2017, जनरल इलेक्शंस के लिए इलेक्शन प्रेसिडेंट कमीशन कैसे से करे, करना है, कमीशन नहीं करना है। कमीशन ने प्रेसिडेंट से करना है, गवर्नर का कोई जिक्र तो नहीं। फिर लाहौर हाई कोर्ट ने क्यों कहा इलेक्शन कमीशन को कि गवर्नर से करें? यही तो हम पूछ रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट से। अच्छा, हमारी जो इंटर कोर्ट अपील है, जो उसमें इलेक्शन कमीशन आया था मेरे पास, क्या बात हुई मैं आपकी आउट उनसे? ऑफ सिटी था, मुझे एक बहसीत चांसलर यूनिवर्सिटी में जाना था और जी, मैं जी। शहर से बाहर था। इलेक्शन एक्ट ने जब रब्ता किया तो मैं अपना दौरा कट शॉर्ट करके फ़ौरन वापस पहुंचा लाहौर, उनको मीटिंग के लिए डायरेक्ट एक बगैर टाइम ज़ाया के बुलाया और उनसे मैंने पूछा कि आप जो कंसल्टेशन करने आए हैं, आपको मैं जो डेट दूं क्या आप उस पर कराएंगे, क्या उसके आप क्या पाबंद कहा होंगे? उन्होंने? उन्होंने कहा जी हम क्लियर नहीं हैं। मैंने कहा जी आप, क्योंकि वो बताने लगे कि मीनिंगफुल कंसल्टेशन का ये माना है, फ़लाँ कंसल्टेशन का ये माना है, अगर एक फैसला हुआ तो उसका ये माना था, जो ये कंसल्टेशन हमें कोर्ट ने कही है ये ना किसी कानून में है ना किसी आइन में है, ये वाली कंसल्टेशन जो है ये सिर्फ अदालती फैसले के मुताबिक हम पे बाइंडिंग आपको है। क्या लगा इलेक्शन कमीशन जो है वो वाकई उसके पास रिसोर्सेज नहीं है? फौज ने इनकार कर दिया हुआ है, वजारत खजाना ने पैसे देने से इनकार कर दिया है, जजेस नहीं है, छोटे लोअर जजेस एज प्रिजाइडिंग ऑफिसर, या आपको लगता है कि नीयत भी नहीं है इलेक्शन कमीशन की इलेक्शन कराने की? नहीं, नीयत तो दिलों का हाल अल्लाह जानता है। मैं कभी भी आपको उस पे क्या नहीं, लगा उस मुशावरत मैं से? कभी भी उसमें नहीं जाऊंगा। मुशावरत में जब वो मेरे पास आए, मैंने चीफ सेक्रेटरी पंजाब और आईजी पंजाब जो हैं वो भी एक इलेक्शन कमीशन ने उनसे भी एक ब्रीफिंग ली थी, तो मैंने उनको भी इस मीटिंग में बुला लिया। लेकिन वो इलेक्शन कमीशन मुझे बताने लगा कि हमें मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने ये कहा है, हमें फाइनेंस डिपार्टमेंट ने ये वो कहा जो है। बताया, अच्छा सर ये बताएं, हमें बिल्कुल ठीक है मैं आप कह रहे मैं हैं, वो मैं एक तो जी मिनट, जी मैं आपने जो सवाल पूछा था उसका मैं जवाब दे जी दूं। जरूर। वो सारी चीज़ें बताने लगे तो मैंने उनको रोक दिया। मैंने कहा पहले आप मुझे ये बताएं कि आप जिस कंसल्टेशन के लिए अदालती फ़ैसले के तहत आए हैं, मुझे भी बहुत एहतराम है अदालती फ़ैसले का, तो हम उसकी नौयत पे बात कर लें। सही। आज मैं आपको अगर एक कोई तारीख दे देता हूँ मिसाल, क्योंकि मैं तो समझता हूँ कि आइनी तौर पर मैं तारीख देने का हक खो बैठा हूँ। अगर मैंने आज तारीख दे दी तो मैं गैर आइनी काम कर रहा हूँ। तो उसके बाद मैंने कहा कि आप अगर जिस कंसल्टेशन के लिए आए हैं, चले मान लिया कि आपको कहा गया कंसल्टेशन, तो मुझे वजाहत करें कि कंसल्टेशन का क्या किस पैराए में हदूद-अरबा होगी, क्या है, पैरामीटर हदूद क्या अरबा है? क्या होगा, और इसके हदूद अरबे के अलावा उसकी बाइंडिंग आप पे कितनी होगी। जैसे देखें ना कुछ केसेस में कानूनी ज़ुबान में जहाँ एडवाइस का लफ्ज़ आता है वो एडवाइस बाइंडिंग हो जाती है। तो अगर मैं आपको कह दूं कि भी 90 डेज़ के अंदर फ़लाँ डेट को आप कराएं और आपके कोई जो भी मसाइल हो, क्या आप पे बाइंडिंग होगी? मुझे वो ये कहने लगे कि हम जाकर इलेक्शन कमीशन का इजलास बुलाएंगे, उसमें देखेंगे, करेंगे, वी डोंट हैव क्लैरिटी ओवर दिस। तो उसी क्लैरिटी को सीख करने के लिए उसी एक ये जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन हमने इंटर कोर्ट अपील हाई कोर्ट में की है। सर ये बताइए कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला ऑर्डर जारी कर दे कि जी गवर्नर जो है डेट अनाउंस करे और इलेक्शन कमीशन का है, इलेक्शन कमीशन का तो मामला आपका नहीं वो उनका है, आप उस पर भी कह सकते हैं कि जनाब नहीं मेरे पास तो है ही कुछ नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट को मनोवन तस्लीम करने के लिए तैयार है? देखिए जो कोर्ट के फैसले होते हैं वो तो बाइंडिंग होते हैं हम सब पे। हमें अगर पसंद नहीं आता तो हम उसमें अपील में जाते एज अ हैं। गवर्नर भी आप समझते हैं कि आई नहीं होता, आप कह रहे हैं कि फिर भी बाइंडिंग है? देखिए बिल्कुल बाइंडिंग क्योंकि है। कुछ और लोग ये कह रहे हैं ना सर, मैं एक्सप्लेन कर दूं कि जो अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला देगी तो शायद वो लीगल बाइंडिंग गवर्नर के उहदे पे ना हो, लेकिन आप समझते हैं कि बाइंडिंग है आप पे भी?
देखिए, सुप्रीम कोर्ट भी आइन के रूल से जो गवर्नर को जिस हद तक वो कहना चाहेगी, मैं समझता हूँ कि वो कहीं पे भी कानून और आइन से तजावुज़ नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट को भी पता है कि गवर्नर को क्या कहा जा सकता है या क्या नहीं कहा जा सकता। तो जो भी फैसला आएगा, मैं समझता हूँ कि वो बेहतर होना चाहिए। और अगर कानूनी माहिरीन से या हमारे समझने से अगर कोई वो मुख्तलिफ हुआ तो फिर उसमें रिव्यू की या उसकी गुंजाइश अगर कोई ज़रूरी हुआ तो देखा जाएगा। अब मैं पहले तो नहीं बता सकता कि क्या फैसला आएगा। बिल्कुल, जिस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हो उनके मुखालिफ हैं तहरीक इंसाफ, उनके नज़दीक ये सारा मामला जो चला है ना, मैं रिप्रेजेंट इस वक्त पूरे पंजाब के अवाम को कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, बैसित गवर्नर। ठीक है। इमरान खान साहब कहते हैं वो पूरी पाकिस्तानी कौम को रिप्रेजेंट करें, और उनका ये मानना है इमरान साहब का कि ये सारा कुछ जो हो रहा है ना, ये इलेक्शन कमीशन, गवर्नर पंजाब, पीडीएम की गवर्नमेंट, इनकी मिली भगत है, क्योंकि उनको पता है कि पीडीएम इलेक्शन अफोर्ड ही नहीं कर सकती पंजाब में, बदतरीन शिकस्त होगी जो गवर्नर्स की, इसलिए आप लोग उसको डिले कर रहे हैं। हाउ डू रिस्पॉन्ड टू दिस क्रिटिसिज्म? देखिए, उनके जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं ना, वो वक्त के साथ तब्दील भी होते हैं। यू टर्न को वो अपना वजह इफ्तिखार समझते हैं, बड़े लीडर की निशानी समझते हैं। हमारे पॉपुलर तो है इमरान, ये तो आप माने ना सर, कि नहीं आपको लगता पॉपुलर है वो? बिल्कुल, एक मैं समझता हूँ कि पॉपुलर लीडर है, लेकिन पॉपुलरिज्म के साथ साथ जो उनके ख्यालात हैं उनसे सबका मुत्तफिक होना ज़रूरी तो नहीं। ये बात बिल्कुल आई एग्री विद यू, ज़रूरी नहीं है। तो आपके ख्याल में कोई मिली भगत नहीं है, वरना तो सिंपल था 90 डेज में इलेक्शन हो जाने थे पंजाब में। देखिए, उनके मैंने जो भी बयानात हैं वो उनके बयानात तो खैर वक्त के साथ तब्दील होते रहते हैं। आर्टिकल 6 लगाएं गवर्नर पंजाब पे जब हम पावर में आएंगे कि आपने। अच्छा, ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है कि पीटीआई का तुर्रा इम्तियाज़ है कि इनके आइनी ओहदों पे बैठे हुए लोगों ने तमाम गैर आइनी काम किए हैं। अच्छा, और इल्ज़ाम एग्जांपल्स दें। हाँ, इल्ज़ाम दूसरों पे देते हैं। आरिफ अलवी साहब की एग्जांपल आप दे दीजिए। आप स्पीकर और डिप्टी स्पीकर नेशनल असेंबली से शुरू हो जाइए। अगर ये बात मान ली जाए कि कोई शख्स कहे जी मैं समझता हूँ साजिश है और मैं नो कॉन्फिडेंस मूव को टाइम पे नहीं लगा तो सकता, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया ना वो तो साजिश वाले एलिमेंट को, कर दिया ना। जी बिल्कुल कर उन्होंने क्या कहा था स्पीकर डिप्टी स्पीकर ने? उन्होंने आइन की रूगर्दानी की थी, अपना कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी वोट नहीं करवाया, नहीं कराया था। ठीक है, आपको ये नहीं भूलना चाहिए। नहीं, हम नहीं भूल रहे। स्पीकर पंजाब असेंबली ने क्या किया था? आपको भूलेंगे, आपकी साइड को उनकी साइड को भूलेंगे। आपको याद है कि स्पीकर पंजाब असेंबली ने क्या किया? किस वक्त की बात है ये? नहीं याद आपको? याद करा, मैं इसीलिए आपको याद कर रहा हूँ क्योंकि आपको मुझे तो कौमी असेंबली याद इमरान खान साहब की बातें याद रहती हैं, बाकी नहीं चीज़ें याद रहती। याद कराया भी याद आ जाएगा। स्पीकर पंजाब असेंबली को मैंने कहा कि आइन के मुताबिक आपको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, चीफ मिनिस्टर को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिलवाना जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा, वो जो आपका वो इजलास ही वो जो कह रहे थे कि नहीं हुआ, ठीक है, उन्होंने रूलिंग दे दी, ठीक है, और उसके बाद खत लिख दिया कि गवर्नर जो है गैर आइनी काम कर रहा है और पीटीआई के ये सारे, क्योंकि हमारा इजलास जारी है तो वो उसके गवर्नर साहब को अलग इजलास बुलाना पड़ा, उसी की बात कर रहे हैं ना जी। तो वो चूंकि जो जारी था ना, उसी चूंके में उन्होंने दोबारा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कराया, और उसी में उन्होंने फिर खत लिखा कि जी आपके ये जो इसके तहत आपने हमें कहा था वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, वो हम लेके भेज रहे हैं। तो उनको फिर समझ आ गया कि तो आप घबरा नहीं रहे कि अगर पीटीआई पावर में आ जाए आर्टिकल 6 अगर नहीं, पहले मुझसे आर्टिकल 6 के गैर आइनी की एक लंबी लिस्ट है। नहीं, वो आप ठीक कह रहे हैं। सुने, ये देखें, इनके गवर्नर ने काबीना का हल्फ नहीं लिया था, ठीक है, प्रेसिडेंट ने भी नहीं लिया था कैबिनेट का। प्रेसिडेंट ने कहाँ लिया था? प्रेसिडेंट बीमार थे। ठीक है, हाँ जी। तो हमने तो परवेज इलाही की कैबिनेट का हल्फ लिया। चलो, बीमारी भी तो हो सकती है ना, वो तो सर उसका आप नियत तो नहीं चैलेंज कर सकते। नहीं, आप कमिंग ऑफ गैर आइनी काम, और उसमें तो उन्होंने बबागे दोहल कहा था कि हम नहीं करते, हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी आइन हमारी जिम्मेदारी लगाता है, हम नहीं कर रहे। जब आप कासिम तो हम तो गैर आइनी काम कोई नहीं कर रहे, हम तो हर चीज़ आइन के मुताबिक कर रहे हैं, और हमें बार बार कहा जा रहा है। कासिम सूरी की उस जजमेंट को जो वोटिंग उन्होंने नहीं कराई, सुप्रीम कोर्ट ने उसको उठा के फैसला बाहर फेंक दिया, आप कह रहे हैं वो गैर आइनी है, उस पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए था, अगर लगना चाहिए था तो जो सदर आरिफ अलवी ने उस फैसले के तहत इमरान खान की एडवाइस पे असेंबली तोड़ी, उसके मतलब आप क्या कहेंगे फिर? मैं समझता हूँ कि जब इमरान खान अपना मेजॉरिटी खो बैठा था और उसे पता था कि मैं उस वक्त आई नॉट एंजॉय द मेजॉरिटी ऑफ द असेंबली, उस वक्त भी कोई जवाब नहीं बनता था कि वो उसके एडवाइस के ऊपर अमल करके प्रेसिडेंट का कोई जवाब नहीं बनता था। प्रेसिडेंट का कोई जवाब नहीं बनता तो अब प्राइम मिनिस्टर जो कह रहे हैं और इसी तरह आप देखें कि यहाँ पे भी जब इनको 2.5 हफ्ते का वक्त मिल गया परवेज़ इलाही को, तो 186 से 187 वोट ना ले सके। एक वो शख्स जो दूसरी पार्टियों के साथ चल रहा था, वो इनके साथ शामिल हुआ और फिर कहीं जाके 186 नहीं, आपके ख्याल है प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने वो आईनी काम किया या गैर आईनी किया जो इमरान के एडवाइस पे असेंबली तोड़ी? मैं समझता हूँ गैर आईनी काम किया।
अच्छा, लेकिन आपकी हुकूमत को आर्टिकल 6 वगैरह नहीं सोचती इस तरह के मामला? देखिए, हुकूमत तो इस वक्त बहुत से फेडरल गवर्नमेंट बहुत से चैलेंजेस में घिरी हुई है और वो बड़ी तेज़ी से अपना काम कर रहे मलिक हैं। साहब, लेकिन बात ये है कि देखें, एक लंबी लिस्ट है इनके गैर आइनी कामों लेकिन की, अब यही कहा और जा इसके रहा साथ इल्ज़ाम लगाना जो है इनका वतीरा है कि भी वो अब दूसरों इसी को। तरह आपके मतलब आपकी हुकूमत के मतलब ये कहा जा रहा है कि जिस तरह इमरान खान अपनी मेजोरिटी खो बैठे थे पार्लियामेंट में, उन्होंने सारा सूरी शूरी से काम करवाया, अब वो कह रहे हैं जी गवर्नर पंजाब साहब से और इलेक्शन कमीशन से ये डिले इसलिए कराया जा रहा है इलेक्शन क्योंकि पीडीएम की पॉपुलैरिटी नहीं है, इमरान खान की पॉपुलैरिटी है, तो पंजाब में आप इलेक्शन अफोर्ड ही नहीं कर सकते। नहीं, अगर ये मेजॉरिटी पार्लियामेंट में खो बैठे हैं तो वो नो कॉन्फिडेंस मूव कर देना जी। नहीं कौमी असेंबली में। पॉपुलैरिटी उसमें इमरान तो जीत के उसने असेंबली तोड़ी है ना पंजाब हाँ, की। फिर इसको आप इलेक्शंस के लिए नहीं, आप फिर आपकी एनालॉजी ठीक नहीं है ना, इसे उससे कंपेयर ना ठीक करें। नहीं है आपकी हाँ, नजदीक, इससे आप कह रहे हैं वहाँ पार्लियामेंट में खोई थी, यहाँ पे जो है पॉपुलर। ठीक, देखिए, बात सुने, बात ये है कि अपने ज़िमनी हलकों में खुद रिज़ाइन करके और ज़िमनी इंतखाबात में चले जाना, चाहे फ्लड्स हों, चाहे जो कुछ हो, चाहे आगे चंद माह बाद इलेक्शन आ रहे हैं और आप कहें बस मैं ही इलेक्शन चाहता हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ कि मैं सबसे ज़्यादा पॉपुलर हूँ, तो ये एक अपनी एक सोच है और एक फ्रेम ऑफ माइंड है। अच्छा गवर्नर साहब, बस ये बता दीजिए मुझे कि ये निगरान सेटअप जो है इस पर इतनी तनकीद है कि सारा सेटअप मैनेज हुआ हुआ है, ये एंटी इमरान खान सेटअप है, ये आपने और मोहसिन नकवी साहब जो है मिल के जो है जो आप इंतजामिया भी लेके आ रही हैं, जो डोगर साहब का मसला भी हुआ उनको वापस लाने का, कि जो आप 25 मई वाले वो पुलिस वाले अफसरान ला रहे हैं जो इमरान खान की पार्टी को क्रश करें, उनको गिरफ्तार करें, जेल भरो तहरीक में भी देखे ना आपने, वो तो बेचारे वैसे ही कह रहे थे, आपने तो वाकई इस गवर्नमेंट ने जो है, आप उनसे पूछते नहीं गवर्नमेंट से कि उन्होंने वाकई उनको जेलों में कोई कोई किसी को पता नहीं भक्कर भेज दिया है, किसी को पता नहीं मियाँ वाली भेज दिया है, किसी को कहीं भेज दिया है। सर ये निगरान सेटअप लोग कह रहे हैं हैरानकुन निगरान सेटअप है जो कि टोटली अगेंस्ट पीटीआई है। देखिए, निगरान सेटअप में गवर्नर का तो कोई किरदार नहीं होता। आइन में जो तरीक़ाकार लिखा था, जब 48 घंटे पूरे हुए और गवर्नमेंट नहीं रही तो मैंने फ़ौरन आई गॉट द बॉल रोलिंग और चीफ मिनिस्टर को लिख दिया, लीडर ऑपोजिशन को लिख दिया। वो मामला आपस में तय नहीं कर सके, जब उनके 3 दिन ख़त्म हुए तो फिर मैंने परवेज़ इलाही साहब को भी कॉल किया, हमजा शहबाज शरीफ साहब के नुमाइंदे को भी कॉल किया। मैंने कहा कि कोई तरीका नहीं बन सकता कि आप इन तीनों में से कोई आपस में आप उसके नाम पे एग्री कर लें, उनको कहा कि आप इसमें एग्री कर लें। दोनों ने मुझे फ़ोन पे भी यही बताया कि ये हमें ये काबिल कबूल नहीं है। एनी हाउ, आइन के मुताबिक फिर आपको लगता है कि निगरान हुकूमत ज्यादतियाँ कर रही अगेंस्ट इमरान खान या नहीं? बीइंग अ गवर्नर, आप गवर्नर तो है ना, आप वज़ीर पंजाब से पूछ भी सकते हैं। अभी तक तो कोई ऐसी मुझे शिकायत नहीं आई। ये अच्छा। पहली शिकायत मैं आपके मुंह से ये सुन रहा हूँ। सिर्फ नहीं, बयानात वो बड़े बड़े इमरान साहब के बयानात हैं। इमरान खान साहब के बयानात तो बादशाह आदमी है ना, बादशाह तो जो मर्ज़ी कह दे। तो आपका से मैं पहली शिकायत ये सुन रहा हूँ कि गिरफ्तारियाँ क्यों कर ली हैं और उनको अंदर क्यों डाल दिया है। देखिए ना, शाह महमूद, आदम सवाती। तो अब उसमें देखना ये पड़ेगा कि वो जो अपनी मूवमेंट चला रहे हैं और वो खुद चाहते हैं कि हमारे लोग अंदर जाएं और करें, तो क्या उनको ये हक से महरूम करना चाहिए कि वो जेल में ना जाए? पहला हक है तहरीक इंसाफ का, जो खुशी खुशी मान रहे हैं आप, बाकी तुम चारों का आपने कोई हक नहीं माना। आपने कहा जेल भरो तहरीक का हक में मान लेते हैं, आ जाए जेलों में, और आप वैन लेके वहां पे, यार ये तो अजीब। अच्छा, इसमें एक और एक मिनट सर, एक मिनट स्पीकर पे ऐलान हुआ कि जी जिसने आना है कि वो बारात जा रही है। अच्छा, ठीक बात। सुने, आप तो एंजॉय कर रहे हैं, नहीं, मैं लेकिन एक तस्हीफ फरमा लीजिए। जी 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 बताएं। आप मुझे मुखातिब होकर कह रहे हैं कि आप कर रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कर रहा। मैं पंजाब हुकूमत नहीं हूँ, मैं मैं गवर्नर कह रहा हूँ। हूँ उनसे पूछे ये क्या जुल्म हो रहा है, तो पीटीआई के लोगों को जेलों में डाला जा रहा है। देखिए, पंजाब हुकूमत एक इंडिपेंडेंट हुकूमत है जी जी। और अपने उन्होंने इंडिपेंडेंट वो काम कर रहे हैं, तो एक तरीक़ेकार के मुताबिक तय हुई है। और पिछले 2 दफ़ा 2013 में जिस तरह बनी, इसी तरीक़ेकार के तहत बनी, 2018 में इसी तरीक़ेकार के तहत बनी, और मामलात जो हैं उसमें आगे चल रहे हैं। तो बहरहाल अगर कोई शिकायत ऐसी आएगी जो मैं समझूंगा कि कानून और आइन के ख़िलाफ़ हो, तो मैं ज़रूर उनको मुतवज्जे करूँगा। और ये जेलों में रहेंगे जो जेल भरो तहरीक में गएंगे या? मुझे नहीं पता, ये कानूनी और आइनी माहिरीन बताएंगे। जब मामला कोई अगर मेरे पास आएगा तो इंशाल्लाह आप बेहतरी की माय तरफ लास्ट वो कर क्वेश्चन टू सकते हैं। यू है तो मफरूज़ मबनी, लेकिन बहुत परसेप्शन है कि ये न्यूट्रल गवर्नमेंट जो आई है पंजाब में, तो नवाज शरीफ साहब आएंगे, ये न्यूट्रल सेटअप होगा आराम से। वो अगर यहाँ किसी और की हुकूमत होती, इमरान खान वगैरह की, तो फिर तो वो ना आ पाते इस तरह। वो आएंगे, गवर्नर पंजाब गुलदस्ता लेके एयरपोर्ट पे जाएंगे, नवाज शरीफ साहब को रिसीव करेंगे। ये सारा निगरान सेटअप इस चक्कर में बना हुआ है कि पीडीएम को ज़रा ब्रीदिंग स्पेस मिले, अभी वो अनपॉपुलर है उनको पॉपुलर किया जाए, नवाज शरीफ का वेलकम किया जाए, और आप भी जो है वो मोहसिन नकवी साहब तो शायद जाए ना जाए, लेकिन आप शायद ज़रूर जाएंगे गुलदस्ता लेके नवाज शरीफ साहब को रिसीव करने। सर ये सारा मंजरनामा इसी वजह से सारा इलेक्शन खटाई में पड़ रहा है, ये जो परसेप्शन ग्रो कर रहा है। इन चीज़ों का उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। बात यह है कि ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ हैं कि ऐसे होगा और वैसे होगा, अब तक तो कान पक गए सुन सुन के। तो नवाज शरीफ साहब नहीं आए। और नहीं मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से, बहुत सारी चीज़ों के हवाले से जो बहुत ही एक इख्तराई जहन है
मैं अब उनको तकरीबी तो नहीं कहूँगा, लेकिन उनको इनोवेटिव कहूँगा कि वो नई नई सिनेरियो घड़ के और एक ऐसी थ्योरी पेश करते हैं कि अगले दिनों में जी अब ये होने जा रहा है, और वो नहीं होता। और फिर हम एक नई कहानी, हालांकि एक बड़ी क्लासिक कहानी है कि एक बच्चे ने 2 दफ़ा कहा कि शेर आया, झूठ बोला तो तीसरी दफ़ा कोई नहीं गया था। जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन बचपन हम से हर दफ़ा हम बेवकूफ़ बन जाते हैं और नई नई कहानियों के सर पीछे पड़ ये तो जाते हैं। आपके शेर की बात हो रही है, जो पीएम एलन के शेर है उनके आने की बात हो रही है। नहीं, आप शेर आने से ज़्यादा आपका जोर इस बात पे है कि ये एक न्यूट्रल गवर्नमेंट है, ये स्टेज सेट हो रहा है, ये फलां हो रहा है। नहीं, ये speculation है ना, तो मैंने कहा पूछ लूं आपसे। ऐसा जो है ना, मैं समझता हूँ कि कुछ नहीं है। वक्त के साथ साथ चीज़ें अपना रास्ता लेंगी और बहुत सी चीज़ें अभी फाइनल नहीं भी हैं, तो वो वक्त साबित करेगा। और आपको लगता है कि ये इलेक्शन जो है कोई इशू नहीं अगर अक्टूबर में भी हो जाए जनरल इलेक्शन के साथ, जो मुल्क के माशी हालात चल रहे हैं? देखिए, मैं तो एज एक जमहूरियत पसंद इंसान और डेमोक्रेट होने के लिहाज से मैं पसंद करूँगा हर चीज़ आइन के मुताबिक हो, लेकिन साथ साथ मुझे तशवीश भी होती है कि हमारा मुल्क जब एक बहुत से माली बहरान से और चीज़ों से, सैलाब से गुजर रहा है, तो बार बार इलेक्शन में अरबों रुपए जो जा रहे तो हैं, आप कह रहे हैं एक दफ़े हो जाए? हो रहे हैं। तो इसमें बहसियत गवर्नर तो मैं ये कभी भी नहीं कहूँगा कि आइन से रूगर्दानी किसी से होनी चाहिए, जी एक वक्त में ही हो जाए तो इलेक्शन। ये सबसे बेहतर होता कि काश ऐसा हो सकता। जी, एक ब्रेक लेंगे जी, गवर्नर साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने सवालात के जवाब दिए। ब्रेक से वापस आऊँगा तो ये जो सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग चल रही है, इसके बड़े रेप्लिकेशंस और इम्प्लीकेशन हो सकते हैं। वो गवर्नर साहब को भी इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। इस बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट करेंगे हम। दोबारा वापस आते हैं इसी लाइव शो में। अभी आप गवर्नर पंजाब साहब के साथ मेरा इंटरव्यू देख रहे थे। मुल्क के मौजूदा हालात के ऊपर जो है, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बड़ी अहम पिटीशन जारी है और उसमें अज़खुद नोटिस लिया गया है। और अज़खुद नोटिस के अंदर, जैसे मैंने आपको पहले बताया, 2 बेंच के जजेस ने जो है उस पर एतराज़ उठाया है। अज़खुद नोटिस जस्टिस जमाल बंदोखेल ने कहा कि बनता ही नहीं है। हमारे सामने 2 असेंबलियों के स्पीकर की दरख्वास्तें हैं। ये अज़खुद नोटिस जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मज़ार नकवी के नोट पर लिया गया है। इस केस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया गया, जो कि फरीक नहीं है। कुछ ऑडियो सामने आई हैं, ऑडियो आबिद ज़ुबैरी कुछ जजेस के हवाले से बात कर रहे हैं। इन हालात में मेरी राय ये है कि ये केस 3184 यानी अज़खुद नोटिस का बनता ही नहीं है। और आप चीफ जस्टिस ने कहा कि जैसे जमाल बंदोखेल के 100 वोटों पर कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात को नोट कर लिया गया है। जस्टिस अतर मनल्ला ने यह भी कहा आज की हेयरिंग के अंदर कि सूबाई असेंबलियों की तहलील का भी अज़खुद नोटिस लिया जाए। कल हम सिर्फ चंद ज़रूरी बातों तक महदूद रहेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा केस की तफसीली समाअत पीर को होगी। जैसे मंसूर अली शाह ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की आज, उसमें उन्होंने कहा कि क्या असेंबलियाँ किसी डिक्टेशन के पर ख़त्म हो सकती हैं? नुमाइंदे 5 साल के लिए मुंतखब होते हैं, तो किसी शख्स की हदायत पर असेंबली तहलील हो सकती है। तो ये मामला सारा जो है अब चला गया है सुप्रीम कोर्ट के पास, और पाकिस्तान बार कौंसिल ने भी सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी बेंच पर सवालात या एतराज़ात उठा दिए हैं और ये कहा है कि इसके अंदर जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस काजी फाइज ईसा जैसे सीनियर जजेस को जो है वो शामिल होना चाहिए। मेरे साथ मौजूद है सदाकत अली अब्बासी साहब, राजा खालिद एडवोकेट साहब, आप कानूनी माहिर भी हैं, और इमरान खान साहब के दौर में आप डिप्टी अटॉर्नी जनरल भी थे। आपने रिज़ाइन किया था सूरी साहब की जजमेंट के ऊपर जो उन्होंने दी थी। सबसे पहले तो राजा साहब मुझे थोड़ा आप बताइएगा कि ये जो अज़खुद नोटिस के ऊपर 2 रिस्पेक्टेड जजेस ने एतराज़ उठाया है, इसका मतलब क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? क्या इस एतराज़ के बावजूद समाअत जारी रह सकती है, या ये एतराज़ इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके ऊपर बेंच जो है वो दोबारा तश्कील भी पा सकता है? इसमें गुजारिश ये है कि डाइसेंट ऑफ ओपिनियन तो आ सकता है, ठीक है, ये उनका एक ऑब्जर्वेशन है, इख्तलाफी ऑब्जर्वेशन उनके सामने आई कि जी एक जज साहब ने फरमाया जी कि सो मोटो नोटिस नहीं बनता था, प्री मैच्योर है, वक्त से पहले शायद ले लिया गया, और साथ इसके ये भी है कि petitions are also pending before the Honorable Supreme Court of Pakistan with regard to same issue। ठीक हो गया जी। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि जो बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन है, अब बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया 9 जजेस पे मुश्तमिल। इसका मतलब ये है कि इट्स अ केस ऑफ फॉर इम्पोर्टेंस। ये इम्पोर्टेंट और टेक्निकल, लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है, लिहाजा उन्होंने 9 रुकनी बेंच वो कॉन्स्टिट्यूट कर दिया। लेकिन जो प्रोप्राइटरी डिमांड करती है, जो प्रैक्टिस डिमांड करती है, वो ये कि सीनियर जजेस शुड बी द पार्ट ऑफ दैट बेंच। लेकिन 2 सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं, काजी फाइज ईसा साहब और सरदार तारिक मसूद साहब, वो इस बेंच का हिस्सा नहीं हैं। तो दो के इट इज़ द प्रीरोगेटिव ऑफ द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बेंच वो कॉन्स्टिट्यूट करें,
लेकिन एक प्रोप्राइटरी है, प्रैक्टिस है इस मुल्क के अंदर, हमारे जुडिशल नॉर्म्स हैं, उसका तकाजा ये था कि उन जजेस को भी साथ रखा जाता। और आज पाकिस्तान बार कौंसिल ने भी यही कहा कि ये या तो शुरू कर लिया जाना 1 से लेकर 9 जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं उसे उस बेंच का हिस्सा बना दिया जाए। उनमें से एक जज साहब हैं जिनके हवाले से ऑडियो लीक वो ज़बान ज़द आम हुई, उनके ख़िलाफ़ पाकिस्तान बार कौंसिल भी और 6 बार एसोसिएशंस हैं, दे आर इंटेंडिंग टू फाइल रेफरेंस अगेंस्ट हिम। तो वो रेफरेंस भी तैयारी के मराइल में है। और आज की शुनीद शायद मैंने कहीं पे सुना था, आई एम नॉट कंफर्म, कि किसी वकील साहब ने शायद एक आध रेफरेंस फाइल भी कर दिया। हाँ जी, उन्होंने एक जज साहब के खिलाफ तो सुप्रीम मेरी कोर्ट कौंसिल में ज़ाती राय ये जायदादों है- से मुतालिक रेफरेंस दायर किया है। जी, तो मेरी ज़ाती राय ये है कि उन जज साहब को भी जब ये समाअत का वक्त आए तो चाहिए कि वो इससे खुद रिक्यूज़ कर लें, जो हमारी एक प्रैक्टिस रही है और जो यानी इस अदारे में बैठे हुए इससे पहले बैठे लोगों ने कुछ नॉर्म्स सेट किए हैं, तो इससे रिक्यूज़ कर लें तो ज़्यादा मुनासिब और बेहतर है। और बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से दोबारा से देख लिया जाए। बिल्कुल ठीक। एक आइनी क्वेश्चन जो यूनिक इन नेचर है, जो इससे पहले इस तरह का क्वेश्चन अराइज नहीं हुआ मुल्क कौन सा? पाकिस्तान में, उस पे सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो नोटिस लिया ठीक। और उस पे फैसला देने जा रही है। तो बाकी आपके इसके हवाले नजदीक से जो इतना इबाम क्वेश्चन मौजूद है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि इस पे बेंच ये बैठा हुआ है कि ये पता नहीं चल रहा किसने इलेक्शन की डेट अनाउंस करनी है। देखें ना, मेरे नज़दीक तो कोई इबाम नहीं है, ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। जो सदर साहब ने, सदर पाकिस्तान ने सेक्शन 57(1) इलेक्शन एक्ट का सहारा लिया, उसमें तो वाज़े तौर पे ये लिखा हुआ है कि दी प्रेसिडेंट शैल अनाउंस द इलेक्शन विद जनरल इलेक्शन विद द कंसल्टेशन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमीशन, विद द कंसल्टेशन ऑफ द इलेक्शन तो कमीशन। आप वो कंसल्टेशन नहीं हुई। कंसल्टेशन नहीं हुई। दूसरा ठीक। जी, दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात है कामरान साहब, वो ये कि जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो कोई सबसर्विएंट लॉ जो है या सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन वो प्रीवेल नहीं करेगी, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रीवेल करेगा। और कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 48 वो इस हवाले से बहुत ही क्लियर है। मैं 2 आर्टिकल्स का आपको हवाला देता हूँ, बात क्लियर हो जाएगी। वेयर द प्रेसिडेंट डिसॉल्व्स द नेशनल असेंबली नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन क्लास 1 ए, इसका आ गया अपॉइंट अ डेट जी, कॉमन नॉट लेटर देन 90 days सही। फ्रॉम द डेट ऑफ रेजोल्यूशन फॉर द होल्डिंग ऑफ जनरल इलेक्शन टू द असेंबली। ठीक हो गया। इसी के साथ जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो 105 है, वर्डिंग बिल्कुल सेम है, सिर्फ वहां पे प्रेसिडेंट की जगह गवर्नर आ जाता है। ठीक, लिखा सर, आपका है कि पॉइंट आ where गया। the governor dissolves the तो गवर्नर डिसॉल्व करता है तो फिर गवर्नर करेगा सफाई। मेरे साथ रहेगा सदाकत अली भाई साहब, आज की हेयरिंग के ऊपर आपके क्या तासुरात हैं? परेशान तो नहीं हुए वे? नहीं, हम समझते हैं कि अदलिया बिल्कुल उनका ये किरदार है कि जब कोई आइनी एक बहरान पैदा हो जाए तो अदलिया आके उसको उसकी तशरीह करती है। और कोई भी आदमी, एक आम आदमी भी समझता है कि ये जो इलेक्शंस हैं ये हैं ही 90 दिन में मस्ट है कराने, और निगरान हुकूमत का 91 दिन में कोई उसका रोल नहीं है। लिहाजा ये तो वही मेरा ख्याल है जजेज़ हैं जिन्होंने हमारे खिलाफ भी फैसला दिया था। हमारी ये जो हुकूमत बनी थी और हमारे असेंबली टूटी थी उसको वापस किया था। और हमारे कल की हेयरिंग के अंदर ये बात भी आज की हेयरिंग में आई है कि क्या असेंबली किसी की डिक्टेशन में खत्म हो सकती है? जैसे मंसूर शाह ने कहा है नुमाइंदे 5 साल के लिए मुंतखब होते हैं, किसी शख्स की हिदायत पर असेंबली तहरीर कैसे होती है? आपको लगता है कि आपने जल्दबाजी में काम कर दिया है और आप डिक्टेशन के जरिए आपने काम किया है? और मेरा ख्याल से इसकी भी सुनवाई होनी चाहिए कि ये आज़ादाना तरीके से असेंबली टूटी है या ये जो है एक 1 मैन शो था। सदाकत साहब, अच्छा, ये तो कामरान साहब कल होगा ना। आज जो लोगों को पेट में मरोड़ पड़ रहे हैं वो जजेस के खिलाफ एक तौहीन आमेज एक रवैया बना हुआ है। यहाँ से मुझे लग रहा है कि खासा पेट में मरोड़ है और ये वही पुरानी तारीख नवाज शरीफ वाली दोहराई जा रही है, जिस तरह नवाज शरीफ ने डंडों से हमला किया था अदलिया पे। हमें तो यही लग रहा है कि ये एक माफिया है और माफिया हर इदारे को डराती है। तो अब अदलिया ने अपना काम करना है। मैं तो बता रहा हूँ कि हमारी जो हुकूमत की बुनियाद थी इस हुकूमत की, वो तो उसी अदलिया के फैसले पे थी। कल पिंडी से जेल भरो तहरीक शुरू हो रही है मेरे भाई, आपने रजिस्ट्रेशन करा ली अपनी? मेरे भाई ने जेल जाने के लिए
सबसे पहले आपकी ख्वाहिश पे ये आपका भाई जाएगा इंशाल्लाह जेल में कल। नहीं, मेरी ख्वाहिश और तो नहीं हम है, ये मैं समझते समझता हैं, हूँ, वैसे तो आई एम हम सॉरी क्या- टू से, ये कोई नहीं, आपने कहा लॉजिकल ना, तहरीक नहीं है, मेरी ओहो, बात सुन आपने लें। कहा यू सेड सो। नहीं, मेरी ख्वाहिश नहीं है ये। व्हाई इज इट लॉजिकल? कैसे लॉजिकल? मैं आपको बताता हूँ किस तरह है। अभी आपने आपके कहा जो- ना मेरा, आप सुन जा तो रहे लें हैं कि यार, नहीं जा बता रहा हूँ इलॉजिकल किस तरह, इलॉजिकल या आप भी फरसूदा सुन लेना, आप क्यों भाई क्या के इमरान पीछे साहब क्यों हट लीडर रहे हैं? हैं, वो खुद तो गए नहीं जेल में, आप सबको आगे अंदर कराया हुआ उन्होंने, इसलिए बड़ी लॉजिकल सी तहरीक है। जी फरमाएं अब। अच्छा जा हम रहे हैं इलॉजिकल आपको लग रही है भाई जो अगर लीडर है वो तो illogical गए लगी नहीं, मैं कहता ना, आप कैसे कह सकते हैं? लीडर तो गए नहीं अच्छा अंदर। आप जरा सुन लें। अच्छा अब आप थोड़ा सा मौका दे मेरे भाई। ये सबसे पुरअमन तरीका है एहतजाज करने का। हम इस हुकूमत को शर्म दिला रहे हैं और वो कह रहे हैं हम शर्म नहीं, इससे बड़े बेशरम हैं। यानी वो हमें वो दूर अच्छा लोगों मुझे एक को बात भेज रहे हैं, बताएं, तंग अगर आप करें। जेल में यानी जाते किसी हैं, एक मुअज़्ज़ब बात बताएं, मुआशरे सदाकत में भाई, ये- अगर आप कल जेल जी, में जी, जाते हैं जी, वॉलंटरली, जी, जी। तो उसके बाद क्या आप जमानत के लिए जाएंगे या आप कहेंगे कि नहीं, हम मर्जी है इंतजामिया की जब तक आपको जेल में रखें? लेकिन पता नहीं आप किस जमाने की और किस मुआशरे की बातें कर रहे हैं। हम लोगों को शर्मिंदा करने के लिए जेल में जा रहे हैं। सिर्फ कामरान कितने को दिनों के कोई लिए? कानून नहीं मैं तोड़ा ये हुआ। कह रहा हूँ, जेल हम भरो ये- तहरीक का मतलब ये होता था यार, ये कि हमारी- जेलें आप फुल कर मैं दें, अगर- लॉ एंड ऑर्डर का मसला हुकूमत को हिला दें। अच्छा अब आप जी ये होता था मतलब इसका। जी शर्म तो पता नहीं किस तरह दिलवाएंगे आप। जेल में जाने का मतलब है हुकूमत वक्त को शर्म दिलवाना, और आप कह रहे हैं ये बहुत बेशरम है। भाई नहीं, हम मैं तो अगर ये आधे कह ही नहीं घंटे रहा के कि लिए कौन भी अपनी बेशरम है, आज़ादी कौन शर्म, कुर्बान मैं कर ये रहे कह रहा हूं, हैं, तो मेरे भाई सुन कामरान लें। आपकी आजादी के लिए तो मैं वो आजाद आपकी हूँ आजादी मेरे के भाई, लिए आपको आजादी होती है तो मैं बैठ के। आजाद हूँ, उतनी आजाद हूँ जितना तो आपके दौर आजकल में आजाद था। आपने मैं लाइन आजाद कोई हूँ। और पकड़ी हुई है ना, इसलिए मुझे आजाद आजाद है। ना कराएं आपके और आप। भाई आजाद नहीं है। आप आपने हमारे वो लाइन दूसरे और भाइयों को, टोक दी। मेरी बात सुने, आपका आपने वो कमाल, लाइन आपका आजकल कमाल सही ये लाइन है, लाइन पहले टोक आपने दी आपने। पीटीआई के कारकुनों को गुलाम बनाया, अब आप उनको आजाद कर रहे हैं। हालांकि अमेरिका साहब ने माफी मांग ली, लेकिन उस तरफ नहीं जाते, इस तरफ आते हैं। मैं ये कह रहा हूँ जेल भरो तहरीक क्या है? आप बात कर भी जाते हैं, फिर नहीं एक जाते। दिन जाए के ना, लिए मैं जेल जवाब जाना देता है हूं या उसका। ओए भाई एक दिन के लिए जाना है, 100 दिन के लिए जाना है, कि जब तक इंतजामिया रखेगी जेल भरो तहरीक क्या है? समझाएं तो सही, कब तक जाना है आपने? मुझे बताएं, जो मुहज़्ज़ब मुआशरे में लोग 5 मिनट का एहतजाज करते हैं, आधे घंटे का करते हैं, दिन का करते हैं, हमने 126 दिन का किया। एहतजाज होता है, हुकूमत वक्त को शर्म दिलाने के लिए होता है। उनको शर्म आ रही है कि नहीं आ रही? तो मुझे अगर आप उनको बताएं। शर्म ना आई और मेरे वो भाई और मजीद सदाकत खुश हो रहे हैं। आपको शाह महमूद कुरैशी की तरह उन्होंने भेज दिया कहीं सखर जेल में, या किसी और को लिया जेल में, या किसी को मच जेल में, तो फिर आपकी फैमिली इनकी तरह जमानत के लिए जाएगी, या आप कहेंगे हम एहतजाज में हमारी गैरत को गवारा नहीं, हम आज़ादी के लिए निकले, जब तक आज़ाद नहीं होंगे जेल से बाहर नहीं आएंगे, या जमानत के लिए जाएंगे फौरन? अगर मुझे इन्होंने लिया भेजा तो मैं तवक्को करूंगा कि मेरा एक आज़ाद रोशन ख्याल भाई बोलेगा कि ये तो एक पॉलिटिकल कैदी है, इसने तो मुल्क के लिए, आइन के लिए, आइन की लेकिन आप तो सरपरस्ती अपनी के मर्जी लिए से जा रहे हैं इसको ना जेल रखा, जेल इसको में, तकलीफ न दें। आपको मैं बता देंगे कामरान बगैर शाहिद शर्म। से भी खाना। तवक्को करूंगा कि कामरान शाहिद एक सियासी कारकुन की लाइन टो करेगा। मैं करूंगा मैं अपने भाई के लिए आवाज उठाऊंगा, लेकिन मेरी जान आप तो खुद सर पे कफन बांध के जा रहे हैं जेल भरने। ना करें ये हरकतें इस तरह की, जिसके बाद जमानतें करानी पड़े फौरी तौर पे, जिस तरह शाह महमूद साहब की फैमिली करा रही है, असद उमर साहब भी करवा रहे हैं, बाकी लोग भी करवा रहे हैं। या तो फिर जाएं तो फिर आराम से बैठ जाए वहां जाके, थोड़ा दिखाएं, कोई शर्म दिलाएं, बार बार दिलाएं। 15 मिनट की शर्म क्या होती है? इनको आप 1 महीने की शर्म दिलवाएं। पहले बिल्कुल ठीक है, आप अपनी अपनी हिम्मत की बात है, जिसकी जितनी हिम्मत हो मेरे उतना भाई की बर्दाश्त हिम्मत करेगा। तो है। पहली मैं आपको बात बताऊं कि ये जो आप सुन लेना, आपने जो बात की शाह महमूद साहब की, कोई भी उनको वापस छुड़ाना नहीं चाहता। हम सिर्फ चाहते हैं कि सियासी कैदी हैं, इनको इनके राइट्स मिले। राजा और साहब, इन पे आपको जो लगता है FIR कि ये जो दुनिया आज में की गई- ऑब्जर्वेशंस बेंच की आई हैं, इसमें कोई बेंच की हैयत भी चेंज कर सकते हैं चीफ जस्टिस साहब अगर चाहें, या नहीं हो सकती? देखें ना, ये स्टिल इट इज़ द प्रीरोगेटिव ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ जस्टिस, पाकिस्तान। वो क्या करते हैं ये सारा उन पे डिपेंड करता है। ये उनकी डिस्क्रिशन है। बिल्कुल उनकी ठीक है सर, मैं एक स्वाधीन ब्रेक है। ले रहा हूँ, ब्रेक में वापस आकर आपसे मजीद पूछने की कोशिश करता हूँ। एक ब्रेक लेंगे जिसी प्रोग्राम में। या अल्लाह बस यही दुआ है कि मंडे को जब मैं शो में आऊँ तो मुझे अपने भाई सदाकत अली अब्बासी की जमानत के लिए जाना ना पड़े कोर्ट में, या उसके लिए आवाज़ उठानी पड़े, मेरा भाई को आंच ना लगे। जेल की बड़े बुरे हालात है, जेल में पता नहीं क्या का कुछ होता है, बड़ा तशद्दुद। मेरे भाई बच के रहना और बाद में जमानतों के लिए जाना पड़ता है। जाना ना सदाकत भाई, आपको मुफ्त मशवरा है, मुझे दिए नेक्स्ट वीक तक के लिए बड़े भरे दिल से इजाज़त।